वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा एंड दिस इज समथिंग दैट यू वर eagerly waiting for, that is learning lecture for international taxation, right? Learning lecture for international taxation. Along with that, I am giving you my handwritten notes that actually took at least an effort of 7 to 8 days. Believe me guys, 7 से 8 दिन हैंड रिटन नोट्स बनाने में बिल्कुल लगे हैं मुझे, ताकि सिंप्लीफाई करके एक एक कीवर्ड जो यहाँ ज़रूरी है, आई कैन गिव यू दैट कीवर्ड्स. Believe it or not, I am working hard for your exams also. So please 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 यहाँ पे बहुत कंसंट्रेशन के साथ हम पढ़ेंगे. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड समथिंग. कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, तो वो कुछ चीज़ें क्या हैं, कौन से टॉपिक है, पहले मैं आपको एक बार बता दूं. बिकॉज मुझे कमेंट आते हैं, मुझे क्वेरी आती है, मैम आपने ये अब तक अपलोड नहीं किया. आप प्लीज़ थोड़ा सा प्लेलिस्ट देखो, प्लीज़ थोड़ा सा प्लेलिस्ट देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट देखोगे तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या अपलोड हो चुका है. एंड इफ स्टिल यू डोंट नो, अगर आपको अभी भी नहीं पता है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ. क्या कि ऑलरेडी क्या किया है, ऑलरेडी मैंने एक चैनल आपके लिए सेपरेट बनाया है, दैट इज़ स्टडी मेड ईजी. ठीक है, स्टडी मेड ईजी चैनल है ऑन यूट्यूब, और ये जो स्टडी मेड ईजी चैनल है, ऑन दिस यू विल गेट प्लेलिस्ट related to CA final subject. Only CA final subject से related playlist मिलेगी. Although the videos of personal tutor are linked over there, but यहाँ पे क्या होगा, on this channel you would not be required to sort much about the videos. Like personal tutor पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारे students के लिए classes डलती हैं, but this study made easy where ऑल द वीडियोज़ ऑफ पर्सनल ट्यूटर्स आर देयर. तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सॉर्टेड फॉर्म में, सिर्फ CA फाइनल के लिए डेडिकेटेड, सेकेंड ग्रुप के लिए डेडिकेटेड. यू विल गेट व्हाट, अ प्लेलिस्ट, अ चैनल. उसमें आपको, अगर मैं न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स की बात करूँ, तो DT एंड IDT इज़ रेलिवेंट फॉर बोथ. एंड ओल्ड कोर्स के लिए ISCA एंड AMA यू विल गेट. एंड लेट मी टेल यू, टुडे आई विल कंप्लीट दिस लर्निंग लेक्चर्स फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक आपको AMA मिलना स्टार्ट हो जाएगा. आई वॉज वेटिंग, आई हैव टोल्ड समवन कि मैं मंडे से अपलोड कर दूंगी, बट ये जो चार्ट है ना, अभी आप देखोगे, दिस चार्ट टुक माई 7 days, एंड आफ्टर 7 days आई एम हेयर विद दिस काइंड ऑफ चार्ट्स. सो यू वुड हैव टू अप्रिशिएट कि येस मैम टाइम लगता है, बिकॉज जब आप खुद बनाओगे ना चार्ट्स, आपको समझ में आएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो लेनी है वो ले लो. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद दिस. मैम यहाँ पे अप्पा क्यों लिखा है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्यों करवा रहे हो? क्योंकि ट्रांसफ़र प्राइसिंग में मैंने एडवांस प्राइसिंग करवाया था, एडवांस प्राइस एग्रीमेंट, लेकिन क्या हुआ, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट छूट गया था. बाय मिस्टेक मुझसे वो स्किप हो गया था, तो वो मैं अभी यहीं पे कवर कर रही हूँ. तो यहाँ पे 92CC से मैं स्टार्ट करवा रही हूँ, क्विक रिवीजन की तरह ही. तो यहाँ पे देखो 92CC पे हम आते हैं. 92CC की अगर हम बात करें, तो 92CC क्या है, 92CC इज़ अबाउट द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट. ठीक है, बोर्ड क्या कर सकता है, बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड क्या कर सकता है, विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से बोर्ड क्या कर सकता है, एक एग्रीमेंट कर सकता है किसी भी पर्सन के साथ. जस्ट अ मिनट, लेट मी, ओके, ऑक्यूपेशन. तो यहाँ पे बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्पा एग्रीमेंट कर सकता है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट विद एनी पर्सन. क्यों करेंगे ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट? टू डिटरमाइन द आर्म्स लेंथ प्राइस और टू स्पेसिफाई द मैनर इन विच आर्म्स लेंथ प्राइस कुड बी डिटरमाइंड. तो यहाँ पे क्या होता है, बोर्ड कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट विद एनी पर्सन, बोर्ड किसी भी पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर सकता है. हाउएवर द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नीडेड. ठीक है,
वो यहाँ ये जो अप्पा एग्रीमेंट होता है, एडवांस प्राइस एग्रीमेंट होता है, द रीजन इज टू डिटरमाइन द आर्म्स लेंथ प्राइस। कैसे डिटरमाइन करें, मैनर क्या होना चाहिए फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे अप्पा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, ओनली फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अप्पा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। नाउ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, जो मेथड दे दी गई है, यहाँ पे क्या है, जो मेथड दी है अप्पा में, अब वही फॉलो होगी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के लिए। In order to calculate the arm's length price of an international transaction, the method that has been prescribed in advance pricing agreement will be followed. Now 92C में क्या दिया है, 92CA, that is transfer pricing officer क्या बोलता है, that doesn't matter here if you have entered into advance pricing agreement. This advance pricing agreement is valid for 5 consecutive years and it is binding on the person who has entered into the agreement for the transaction as well as for the commissioner and IT authority subordinate to him. ठीक है, इसका मतलब जब ये पर्सन पे बाइंडिंग है तो पर्सन कैन नॉट गो फॉर एन अपील टू सीआईटी ऑफ अपील। सीआईटी ऑफ अपील में पर्सन नहीं जा सकता। इट इज़ बाइंडिंग ऑन कमिश्नर, इसका मतलब कमिश्नर रीओपनिंग नहीं कर सकता है अंडर सेक्शन 263। कमिश्नर कैन नॉट डू द रीओपनिंग अंडर 263। बाइंडिंग का मतलब क्या है, पर्सन पे बाइंडिंग है, आपको ये फॉलो करना है, दैट मीन्स नो अपील इज पॉसिबल। However, if I talk about what? If I talk about it is binding on commissioner, that means no reopening under section 263 is possible from commissioner's point of view. ठीक है, इसके बाद इट वुड नॉट बी बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं होगा अप्पा, नहीं होगा बाइंडिंग। कब बाइंडिंग नहीं होगा, अगर लॉ चेंज होता है, फैक्ट चेंज होता है तब। और वॉइड एब इनिशियो कब कर सकते हैं, वॉइड एब इनिशियो कर सकते हैं इफ़ द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देता है कि ये जो अप्पा में आप एंटर हुए हैं, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में यू हैव एंटर्ड, इट हैज़ बीन ड्यू टू फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। आपने फ्रॉड किया, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया, उसके बाद आपने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में एंटर किया। इफ़ दिस इज़ द सिनेरियो, देन बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव एन ऑर्डर, एक ऑर्डर देगा और ऑर्डर के हिसाब से फिर वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर होता है तो सारे प्रोविजन एक्ट के एप्लीकेबल होंगे उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे, इस तरह से दैट एग्रीमेंट हैज़ नेवर बीन एंटर्ड। वॉइड एब इनिशियो हुआ तो एग्रीमेंट हैज़ नेवर बीन एंटर्ड ऐसा माना जाएगा। एंड जिस दिन एंटर हुआ था, आपने जिस दिन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंटर किया था और जिस दिन आपको पता चला फ्रॉड हुआ है, मतलब डेट ऑफ ऑर्डर, ये एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम दी, मतलब यहाँ पे वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के सारी चीज़ें प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, इतने टाइम को वो एक्सक्लूड करते हैं। तो अभी तक अप्पा में हमने क्या क्या पढ़ा, एक शॉर्ट रिव्यू मैं आपको दे दूँ। अप्पा 92CC, अप्पा इज 92CC। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कौन कर सकता है, बोर्ड। किसका अप्रूवल चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसके साथ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हो सकता है, किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है। क्यों होता है, डिटरमाइन करने के लिए आर्म्स लेंथ प्राइस, या फिर कि किस वे में आर्म्स लेंथ प्राइस निकलेगा, कौन से ट्रांजैक्शन पे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे। क्या ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे लगेगा, नो नॉट एट ऑल, इट इज़ ओनली फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। कितने साल के लिए है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। किस पे बाइंडिंग है, पर्सन पे, इसका मतलब नो सीआईटी अपील। इट इज़ बाइंडिंग ऑन ट्रांजैक्शन, इट इज़ बाइंडिंग ऑन कमिश्नर एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू हिम, दैट मीन्स नो रीओपनिंग बाय कमिश्नर अंडर 263। इट इज़ नॉट बाइंडिंग, इट इज़ नॉट बाइंडिंग। कब बाइंडिंग नहीं होगा, अगर लॉ एंड फैक्ट्स चेंज होते हैं। वॉइड एब इनिशियो होगा तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से क्या हुआ है, बोर्ड ने ऑर्डर दिया है, क्या ऑर्डर दिया है, दैट इट this APA has been entered into either by fraud or by misrepresentation of the fact. If this is the scenario, void ab initio होते से ही सारे के सारे provisions applicable होंगे, लेकिन the date when you have entered into APA and the date of order will be excluded from applying all these provisions. तो ये फर्स्ट पेज का शॉर्ट क्रक्स था। आई होप यू हैव लर्नड इट प्रॉपरली, एंड इफ द वीडियोज आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल यू हैव टू जस्ट कमेंट ओवर हियर। यस, दिस इज एन रिक्वेस्ट एंड यू हैव टू कमेंट ओवर हियर, ठीक है। नाउ
इसके बाद हम आते हैं हियर इन अप्पा में एक और चीज़ है, दैट इज़ रोल बैक प्रोविजन। रोल बैक प्रोविजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यू विल गेट द रोल बैक प्रोविजन, यू विल गेट टू नो अबाउट द रोल बैक प्रोविजन। रोल बैक प्रोविजन आपको कहाँ मिलेगा? इन अप्पा। यस, रोल बैक प्रोविजंस का मतलब पुराने ईयर्स के लिए भी आप एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एप्लीकेबल कर सकते हैं। यू कैन एंटर इनटू अप्पा रेट्रोस्पेक्टिवली, पुराने ईयर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। एंड कितने टाइम के लिए? फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 ईयर्स, प्रीवियस ईयर से पहले 4 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं। नॉट एक्सीडिंग 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर। इज इट मैंडेटरी कि 4 ईयर्स ही होना चाहिए? तो यस, इट इज़ मैंडेटरी, 4 ईयर्स होना चाहिए। या तो रोल बैक आप 4 ईयर्स का लेंगे या फिर नन, आइदर द रोल बैक ऑफ 4 ईयर्स और नन, आइदर 4 और नन। लेकिन 4 ईयर्स से कम हो सकता है। यस, 4 ईयर्स से कम हो सकता है। वो कब होता है दैट आई विल टेल यू। लेकिन यहाँ क्या लिखा है अभी समझो। रोल बैक फॉर ओनली दोज फाइनेंशियल ईयर इज पॉसिबल, रोल बैक फॉर ओनली दोज फाइनेंशियल ईयर इज पॉसिबल, सॉरी दोज प्रीवियस ईयर इज पॉसिबल जहाँ रिटर्न फाइल किया है बाय द ड्यू डेट। रोल बैक उन्हीं प्रीवियस ईयर का आपको मिलेगा। रोल बैक ऑफ ओनली दैट प्रीवियस ईयर इज पॉसिबल वेयर रिटर्न इज फाइल्ड ऑन ड्यू बाय द ड्यू डेट। ड्यू डेट तक अगर रिटर्न फाइल कर दिया तभी रोल बैक मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे एक बात मेरी समझो। इफ ये 4 ईयर्स है, 1 2 3 4, इन 4 ईयर्स में ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के पहले 4 ईयर्स के लिए यू कैन टेक द रोल बैक ट्रांजैक्शन। एम आई राइट? यस मैम, यू आर राइट। सपोज हेयर ड्यू डेट को क्या हुआ? रिटर्न फाइल किया, यहाँ ड्यू डेट को रिटर्न फाइल किया, बट हेयर रिटर्न ड्यू डेट को फाइल नहीं किया, इट इज़ एन बिलेटेड रिटर्न एंड ड्यू टू दिस इज नॉट what this does not satisfy, this previous year does not satisfy the condition that return has to be filed by the due date। इसका मतलब इस ईयर के लिए आपको रोल बैक प्रोविजंस नहीं मिलेंगे। यू कैन नॉट एंटर इनटू अप्पा फॉर दिस। तो यहाँ पे वो 3 साल 4 साल से कम हो सकता है, बिकॉज कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो 4 ईयर से कम का रोल बैक हो जाएगा। हाउएवर आप चूज़ नहीं कर सकते कि यहाँ नहीं हुआ तो मैं इधर के ईयर का ले लूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रीवियस ईयर के पिछले जो 4 साल हैं उसमें ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो 4 ईयर्स नहीं फॉलो हुई तो 4 से कम भी हो सकता है। फिर नो रोल बैक इफ ऑर्डर पास बाय आईटेट। आईटेट अब दूसरा यहाँ पे आईटेट ने ऑर्डर पास किया था किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। फॉर एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सपोज आईटेट हैज़ पास्ड एन ऑर्डर, तो यहाँ पे इसका भी रोल बैक पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये 2 ईयर्स का ही रोल बैक मिलेगा। So this is a condition when 4 ईयर से कम हो सकता है तब जब आईटेट ने ऑर्डर पास किया हो या फिर ड्यू डेट तक आपने क्या नहीं किया? रिटर्न फाइल नहीं किया है। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ रोल बैक कैन नॉट रिड्यूस इनकम बिलो ROI। ROI फाइल किया, ROI मतलब रिटर्न ऑफ इनकम यू हैव फाइल्ड। रिटर्न ऑफ इनकम में यू हैव गिवन दैट योर इनकम इज 100 लाख। देखो ध्यान से सुनो और बहुत ध्यान से सुनो। आपने क्या किया? आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया। यस, यू हैव फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम में यू हैव सेड योर इनकम इज 100 करोड़। ठीक है, आपकी इनकम क्या है? 100 करोड़ है। हाउएवर आफ्टर अप्लाइंग अप्पा, दैट इज़ ये जो रोल बैक ट्रांजैक्शन है, ये रोल बैक प्रोविजंस को लगा के, रोल बैक को लगा के आपकी जो इनकम है, सपोज आपकी इनकम कितनी आती है? 90 लाख। आपकी इनकम कितनी आती है? 90 लाख। तो यहाँ पे रोल बैक के कारण आपकी इनकम कम हो रही थी, राइट? रोल बैक के कारण क्या हो रहा था? योर इनकम वॉज कमिंग टू बी लेस, इनकम आपकी कम हो रही थी। हाउएवर फिर भी क्या होगा? रिटर्न से कम इनकम आपकी नहीं हो सकती। रिटर्न से क्या नहीं हो सकता? आपकी इनकम कम नहीं हो सकती है। इसको मैं यहाँ पे
कम कर देती हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस हो गया है, इसको हम ऐसा कर लेते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम में सबसे पहले हमने बोला कि हमारी 5 करोड़ की इनकम है, बट रोल बैक लगा के सपोज करो हमारी इनकम आ रही है 3.75 करोड़, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोल बैक में जाके अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम भर चुके हो तो जितना रिटर्न ऑफ इनकम बताया है आपकी इनकम उतनी ही रहेगी, आपकी क्या होगी, इनकम उतनी ही रहेगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इतना समझ में आया? यस मैम, इतना समझ में आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आते हैं इफेक्ट ऑफ अप्पा। नाउ वी आर ऑन व्हाट, वी आर ऑन इफेक्ट ऑफ अप्पा। अप्पा पे क्या इफेक्ट है? इफेक्ट ऑफ अप्पा 92 CD। नाउ एज यू नो अप्पा में क्या हुआ, आपने आज अप्लाई किया अप्पा के लिए, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के लिए। सपोज यू हैव अप्लाइड इन द ईयर 2018, in year 2018 on let's say 1st of December you have applied for advance pricing agreement. It took almost 2 years and आपके लिए फिर बोला गया ओके डन। 2020 में आता है कि यस एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हमारा एंटर हो गया है बोर्ड के साथ, एसएससी हैज़ एंटर्ड विद द एग्रीमेंट इनटू द एग्रीमेंट विद बोर्ड। अप्लाई किया था 2018 में, 2020 में एग्रीमेंट एंटर हुआ। इन बिटवीन ये जो टाइम था, रिटर्न्स तो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग फाइल हो चुके हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपने 2018 में अप्लाई किया, आपको आता है 2020 में कि ठीक है एग्रीमेंट एंटर हो चुका है। यहाँ पे 2018 2019 के मोस्ट प्रोबेबली आपके रिटर्न्स क्या हो चुके होंगे, सबमिट हो चुके होंगे, एंड अकॉर्डिंग टू नॉर्मल प्रोविजन योर रिटर्न वुड हैव बीन फाइल्ड। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, यही इफेक्ट देना है। क्या है, अब यहाँ पे हमारा 4 साल का क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। यहाँ क्या हो गया, हमारा तो 4 इयर्स का ट्रांजैक्शन एंटर हो गया, राइट। हमारा कितना है, 4 ईयर का ट्रांजैक्शन तो क्या हो चुका है, एंटर हो चुका है, राइट। अब ये जो 4 ईयर का ट्रांजैक्शन एंटर हुआ उसमें से 2 साल के रिटर्न तो ऑलरेडी फाइल हो गए, जिसमें 2 इयर्स के क्या है, रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुके। तो इस केस में ये कहता है, इफेक्ट देता है कि दिस एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट ओवरराइड सेक्शन 139। इट ओवरराइड सेक्शन 139 मतलब ये कि इफ पर्सन हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट प्रायर टू द एंट्रेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट, एंटर किया एग्रीमेंट में, और एंटर करने से पहले प्रायर टू द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट ही हैज़ फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139 फॉर द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू प्रीवियस ईयर। उसने क्या किया, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किए, उसने रिटर्न ऑफ इनकम क्या कर दिए, फाइल कर दिए। आज देखो यहाँ पे क्या है, मैंने 2018 में अप्लाई किया था, 2020 में मेरा एंटर होने के लिए बोल दिया कि ओके वो एंटर हो गए हैं, तो बट अब इस 2018 की डेट से एंटर हो रहा है, तो यहाँ क्या है, एंट्रेंस के पहले ही मैंने कुछ रिटर्न 139 में फाइल करे होंगे, ठीक है, टू विच द एग्रीमेंट अप्लाई, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट 2018 2019 को अप्लाई होता है, लेकिन माई रिटर्न ऑफ इनकम हैज़ ऑलरेडी बिन फर्निश्ड। तो इस केस में बोलते हैं, इफ दिस इज द सिनेरियो देन द एसएससी हैज़ टू फर्निश इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एग्रीमेंट इज एंटर्ड। जिस मंथ में एग्रीमेंट एंटर हुआ उस मंथ के एंड से, सपोज 2020 कब है मेरा, फेब्रवरी, मेरा ले लो जनवरी ले लो, तो जनवरी का एंड ले लो 31 जनवरी, तो 3 months फ्रॉम द एंड, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ व्हेन द एग्रीमेंट वाज एंटर, जब ये एग्रीमेंट एंटर हुआ था 3 months एंड होते हैं फ्रॉम द मंथ जब एग्रीमेंट एंटर हुआ था। अ मॉडिफाइड रिटर्न एज पर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। अब आपको फिर से रिटर्न फाइल करना है 3 महीनों के अंदर। अब मॉडिफाइड रिटर्न, पहले नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यू हैव फाइल्ड अ रिटर्न, पहले क्या किया था, नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल किया था, अब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप रिटर्न फाइल करेंगे। और याद रखना, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट लगाने के बाद भी अगर इसके अप्पा के अकॉर्डिंग आपकी रिटर्न ऑफ इनकम कम हो रहा है, इनकम कम हो रही है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, क्या याद रखना कि रिटर्न से कम नहीं हो सकती इनकम, आपकी इनकम रिटर्न से कम नहीं हो सकती, रिटर्न में जितना शो किया है उतनी ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे
आपको रिटर्न में आपने जितना शो किया उससे कम नहीं लेके जाना है, ठीक है। और ये जो रिटर्न आप मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करते हो, इट इज़ डीम्ड एज व्हाट, इट इज़ डीम्ड एज 139 का रिटर्न, इसे 139 का रिटर्न ही माना जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या बातें करी हमने अभी, 92 CD, तो 92 CD ओवरराइड करता है 139 सेक्शन को। आपने एग्रीमेंट एंटर करने से पहले रिटर्न फाइल किया है, तो वो क्या होगा, आपको मॉडिफाइड रिटर्न फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एग्रीमेंट हैज़ बीन एंटर्ड 3 मंथ्स के अंदर यू हैव टू फाइल, ठीक है। दिस विल बी डीम्ड एज एन 139 का रिटर्न। अब क्या होता है, ये जो रिटर्न फाइल किया अंडर सेक्शन 139, द रिटर्न दैट यू हैव फाइल्ड अंडर सेक्शन 139, what are the possibilities that the assessment reassessment has been completed before the expiry of period for furnishing modified return? modified return फाइल करने के लिए you have 3 months, बट ये 3 मंथ्स के पहले ही हो सकता है। कुछ जगहों पे असेसमेंट रीअसेसमेंट कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ रिटर्न्स का आपका कुछ टाइम प्रीवियस ईयर्स का आपका क्या हो गया होगा, असेसमेंट रीअसेसमेंट मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने से पहले ही क्या हो गया है, खत्म हो गया है। Assessment reassessment have been completed before the expiry of the period for furnishing the modified return. Are you getting the point? If yes, तो यहाँ पे AO को क्या करना होगा, मॉडिफाइड ऑर्डर पास करना होगा रिलेटेड टू टोटल इनकम। टोटल इनकम से रिलेटेड उस पर्सन की टोटल इनकम जो चेंज होगी बाय अप्लाइंग दिस अप्पा प्रोविजंस, तो उसे क्या करना होगा, ऑर्डर पास करना होगा रिलेटिंग टू मॉडिफाइंग द इनकम मॉडिफाई करने के लिए। अगर असेसमेंट पूरा नहीं होता तो अब अकॉर्डिंग टू अप्पा असेसमेंट पूरा किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट द असेसमेंट वुड बी कंप्लीटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। रोल बैक प्रोविजन कितने साल का, 4 ईयर्स का। 4 से कम हो सकता है अगर आईटेट ने डिसीजन दिया या फिर ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो। ऐसे तो मैंडेटरी है 4 ईयर्स, या तो 4 ईयर्स या बिल्कुल नहीं। फिर आता है कि रोल बैक प्रोविजंस अप्लाई करके रिटर्न ऑफ इनकम आप फाइल कर चुके होंगे, तो वहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम पे क्या होगा, आपकी रिटर्न में जो इनकम दी है रोल बैक प्रोविजंस अप्लाई करके आपकी इनकम कम नहीं होने वाली। अप्पा के कुछ इफेक्ट्स हैं, तो इफेक्ट्स क्या हैं कि 139 को ओवरराइड करता है। अगर एग्रीमेंट एंटर करने से पहले रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है, उसे 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एग्रीमेंट हैज़ बिन एंटर आपको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाइड रिटर्न आपने जब फाइल किया उससे पहले ही कुछ असेसमेंट कंप्लीट हो गए हैं, तो एओ को क्या करना होगा, टोटल इनकम को मॉडिफाई करना होगा एंड फिर से ऑर्डर पास करना होगा। असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो अब अप्पा के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, असेसमेंट कंप्लीट किया जाएगा। ओके, now what? सुनो, it overrides 153, 153B, 144C। इसका मतलब ये जो टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट वाली बात है, उसके लिए बोल रहा है कि इफ़ द ऑर्डर हैज़ बीन कम्प्लीटेड, असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, असेसमेंट या रीअसेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द मॉडिफाइड रिटर्न फाइल। ये जो बोला है ना कि ऑर्डर को मॉडिफाई करना है, रिटर्न यहाँ पे असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने का जो टाइम था उससे पहले आपका असेसमेंट कंप्लीट हो चुका था। अब ए को मॉडिफाई करना होगा, उस ऑर्डर को रिवाइज करना होगा, तो टाइम लिमिट क्या है, तो टाइम लिमिट है 1 ईयर। द टाइम लिमिट दैट इज गिवन टू ए टू मॉडिफाई द टोटल इनकम इज 1 ईयर। 1 ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब क्या हुआ है, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किया है। आपने मॉडिफाइड रिटर्न अगर फाइल किया, सपोज कीजिए 2020 में, तो वो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 को एंड होगा, वहाँ से 1 ईयर काउंट होगा एंड आपको क्या, ये एओ को क्या मिलेगा, टाइम लिमिट मिलेगा टू रिवाइज द ऑर्डर। लेकिन अब सपोज करो ये कंप्लीट नहीं हुआ था, असेसमेंट पेंडिंग था, तो पेंडिंग में जितना टाइम लिमिट बचता है इस असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए, उसमें 12 मंथ्स ऐड कर देंगे। उस टाइम लिमिट में कितना ऐड करेंगे, 12 मंथ्स वुड बी एडेड। नाउ हेयर एओ शेल पास एन ऑर्डर मॉडिफाइंग टोटल इनकम। मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ टोटल इनकम मॉडिफाई करना है, यहाँ पे फ्रेश असेसमेंट नहीं करना है एओ को।
यहाँ पे AO विल नॉट डू द फ्रेश असेसमेंट, सिर्फ टोटल इनकम ही मॉडिफाई करेंगे। तो अप्पा से रिलेटेड 92CC रिलेटेड टू अप्पा, देन वी हैव डन व्हाट, वी हैव डन 92CD, that is effect of APA and rollback provisions, you have done this with me। ठीक है, अब हम आते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के दिस आर वेरी इजी, बट कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट्स भी थे मई 2020 के लिए, सो वी विल डू इट वेरी केयरफुली। ओके, now we are talking about the primary and secondary adjustment that is related to advance pricing agreement, right? That is related to what? Advance pricing agreement। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बातों को सुनना समझना और बहुत ही इजी होने वाला है। प्राइमरी एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी एडजस्टमेंट इज व्हेन योर आर्म्स लेंथ प्राइस इज मोर देन द एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस। When your arm length price is more than actual transaction price, you will find that you are making primary adjustment। मतलब आप actual transaction price की जगह arms length price पे अब मान रहे हैं कि your international और international transaction क्या हुआ है, अकर हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरी एडजस्टमेंट का मतलब है व्हेन द एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इज लेस देन द आर्म्स लेंथ प्राइस, तो आपको प्राइमरी एडजस्टमेंट करना होता है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में यही है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो 92B के अकॉर्डिंग हुआ है उसे हम आर्म्स लेंथ प्राइस पे लेके आएंगे, दैट इज प्राइमरी एडजस्टमेंट। दैट इज दिस इंक्रीज द इनकम, यहाँ पे क्या है, इनकम इंक्रीज होती है। यहाँ क्या है, आप आर्म्स लेंथ प्राइस पे लाएंगे तो इनकम इंक्रीज होगी। एंड प्राइमरी एडजस्टमेंट कहता है, प्राइमरी एडजस्टमेंट का कहना क्या है, यहाँ पे प्राइमरी एडजस्टमेंट का कहना क्या है, देखो प्राइमरी एडजस्टमेंट का था मतलब, सॉरी मैंने क्या बताया है कि आर्म्स लेंथ प्राइस आप डिटरमाइन करते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट में। प्राइमरी एडजस्टमेंट में हमने आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन की, तो जिसके कारण या तो क्या होगा, आपकी टोटल इनकम इंक्रीज हो जाएगी या लॉसेस डिक्रीज हो जाएंगे। प्राइमरी एडजस्टमेंट मतलब आप आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं। प्राइमरी एडजस्टमेंट का मतलब, सॉरी क्या है, आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन करना, मैंने आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट में उसे बता दिया, आई एम सो सॉरी। तो प्राइमरी में तो आप आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, जिससे या तो टोटल इनकम इंक्रीज होगी या लॉसेज आपके डिक्रीज हो जाएंगे, एज द केस में बी। इसका मतलब अगर ऐसा हुआ है, प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है, और प्राइमरी एडजस्टमेंट होता ही कब है, जब आर्म्स लेंथ प्राइस आपकी ज़्यादा हो एक्चुअल ट्रांजैक्शन से। आर्म्स लेंथ प्राइस आपकी ज़्यादा होगी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस से, तो मतलब वो आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट यहाँ क्या बोलता है, इफ द इनकम हैज़ बीन इंक्रीज दैट दिस इंक्रीज्ड इनकम नीड टू बी रिपेट्रिएटेड विद इन 90 डेज। 90 डेज के अंदर वो इनकम को कहाँ लाना होगा, इंडिया में लेके आना होगा इंक्रीज्ड इनकम को। मतलब यहाँ पे प्राइमरी एडजस्टमेंट ने तो इनकम इंक्रीज करवाई, प्राइमरी एडजस्टमेंट ने इनकम इंक्रीज कराई, सेकेंडरी बोलता है इंक्रीज्ड इनकम को 90 दिन के अंदर इंडिया में रिपेट्रिएट करके लाओ। और अगर नहीं कर सकते, नहीं ला सकते, रिपेट्रिएट नहीं कर सकते, तो वो लोन माना जाएगा दैट यू हैड गिवन अ लोन टू योर एसोसिएट एंटरप्राइज। इट विल बी डीम्ड, ये मान लिया जाएगा कि यू हैव गिवन लोन टू योर एसोसिएट एंटरप्राइज, एंड अकॉर्डिंगली हर साल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अकॉर्डिंगली एवरी ईयर पे क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट अप्लाई किया जाएगा। प्राइमरी एडजस्टमेंट जब आर्म्स लेंथ प्राइस इज मोर देन एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, या तो इनकम इंक्रीज होगी, लॉस डिक्रीज होंगे। यहाँ बोला ऐसा कुछ हुआ है जिससे इंक्रीज हुई है इनकम, तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट बोलता है वो इंक्रीज इनकम को इंडिया में 90 डेज के अंदर लेके आओ, नहीं ला सकते तो लोन ट्रीट होगा। ये किसको लोन दिया है, टू एसोसिएट एंटरप्राइज, एंड एवरी ईयर इंटरेस्ट इनकम ऐड होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरी 4 एसोसिएट एंटरप्राइज है तो क्या मुझे रिपेट्रिएशन उसी एसोसिएट एंटरप्राइज से करना होगा जिससे मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया? नहीं, मैं दूसरी एसोसिएट एंटरप्राइज से भी रिपेट्रिएशन कर सकती हूँ। सो दिस रिपेट्रिएशन ऑफ मनी कुड बी फ्रॉम अनदर एंटरप्राइज। रिपेट्रिएशन फ्रॉम सिमिलर एंटरप्राइज इज नॉट नीडेड, जो पहले नीडेड था, लेकिन अब क्या किया है डिपार्टमेंट ने, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम रेवेन्यू अर्न करने के लिए, लाने के लिए बोल दिया कि कहीं और से एसोसिएट, दूसरे एसोसिएट से भी पैसा लाओगे हमें चल जाएगा, लेकिन पैसा रिपेट्रिएट होना चाहिए।
सेकेंडरी एडजस्टमेंट इज डन, लेकिन ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना तो होगा, लेकिन कब करना होगा? जब 5 रीजंस होंगे। इफ प्राइमरी एडजस्टमेंट, आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट किसी 5 रीजन से हुआ, इनमें से कोई एक रीजन है, प्राइमरी एडजस्टमेंट इज ड्यू टू एनी ऑफ द 5 रीजन, अगर किसी 5 रीजन से हुआ है तभी 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 सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा। एंड पहला है कि स्यू मोटो एसएससी ने ही रिटर्न ऑफ इनकम में बोल दिया कि हाँ भैया आर्म्स लेंथ प्राइस ज़्यादा थी, आर्म्स लेंथ प्राइस ज़्यादा थी, मेरा एक्चुअल ट्रांजैक्शन कम था। स्यू मोटो एसएससी ही लिख दे रहा है कि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में 2 करोड़ मान रहा था, लेकिन 2.5 करोड़ होना चाहिए। तो स्यू मोटो बाय द एसएससी, या फिर बाय द ऑर्डर ऑफ एओ, either suo motu by SSC, either by the AO, or either due to advance pricing agreement on after 1417। 1417 के पहले ऐसा नहीं होता था, अप्पा के कारण कोई चेंजेस आए तो रिपेट्रिएशन वॉज नॉट नीडेड, बट आफ्टर 1417 if due to APA, due to advance pricing agreement, increase of income or decrease of losses is there, that means repatriation of income within 90 days is required. If you don't repatriate in 90 days, it will be treated as loan, and every year interest would be added, or due to safe harbor, or mutual agreement procedure जैसे 90 में to avoid the double taxation होता है। 5 रीजन खुद से किया, एओ ने किया, खुद से एओ ने अप्पा या फिर सेफ हार्बर या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर में हुआ है, तो इन दिस सिचुएशन यहाँ पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट आएगा। प्राइमरी कहता है एएलपी ग्रेटर देन एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, 90 डेज में इंक्रीज इनकम को रिपेट्रिएट करो, नहीं कर पाए लोन मानेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज को दिया है और हर साल इंटरेस्ट लगाएंगे। एसोसिएट दूसरी भी होगी, दूसरी एसोसिएट से भी आप रिपेट्रिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी तभी होगा जब 5 रीजन है, या तो स्यू मोटो किया, या एओ ने किया, या फिर क्या हुआ है सेफ हार्बर है, या फिर अप्पा है और अप्पा 1417 के बाद ऑन और आफ्टर है, या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर है, तभी आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट बनता है। अब बोलते हैं रिपेट्रिएट कर लाए, बहुत अच्छी बात, आपने रिपेट्रिएशन कर लिया, इससे खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती थी, लेकिन होल अमाउंट कर लिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पार्ट ऑफ द अमाउंट रिपेट्रिएट करते हैं तो जितना बचा हुआ अमाउंट है, आपको 2 करोड़ लाना था, आप लेके आए हैं 1.5 करोड़, 50 लाख अभी भी बचा है रिपेट्रिएट होना, 90 डेज में आप नहीं रिपेट्रिएट कर पाए तो वो 50 लाख पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। वो 50 लाख पे क्या होगा? इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब वो 50 लाख आया आफ्टर 100 डेज, मतलब समझ लो बाकी का 50 लाख आया आपका 150 डे पे आया, 90 डेज से आगे हो गया, 150 डे पे आया। तो अब मुझे क्या करना होगा? ये इंटरेस्ट कितने पे लगाना होगा? 150 माइनस 90 डेज करना होगा। क्या मुझे 90 डेज के अंदर रिपेट्रिएशन करना था, राइट? मुझे कितने डेज में करना था? 90 डेज में रिपेट्रिएशन करना था। ध्यान से सुनना, मैं लिख नहीं रही हूँ, ध्यान से सुनो। आपको 90 दिन में पैसा लेके आना था, आप 150 डेज में लेके आए। अब इंटरेस्ट किस पे लगाओगे? 150 माइनस 90 करोगे क्या? कि 90 दिन तो वैसे ही छूट दी थी तो उसको हटा दो, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 150 में से 90 माइनस कर लेते हैं, उन दिनों पे लग जाएगा। तो आंसर इज़ नो। अब आपको पूरे 150 डेज़ के लिए ही इंटरेस्ट लगेगा। अगर 90 डेज़ में रिपेट्रिएट हो जाता है, ठीक है, सपोज आपका 110 दिन या फिर इससे ज़्यादा में रिपेट्रिएट हुआ, तो पूरे 150 या फिर 110 डेज़ पे आप पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। जितना अमाउंट नहीं ला पाए उतने पे इंटरेस्ट लगेगा। अब बात आती है ये 90 डेज स्टार्ट कब से होता है? मैम आप कब से बोल रहे हो 90 डेज 90 डेज 90 डेज, पर ये 90 डेज स्टार्ट कब होता है? तो ये 90 डेज स्टार्ट होता है अगर आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट एओ ने किया है, एओ के ऑर्डर से हुआ है, या अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से हुआ है। प्राइमरी एडजस्टमेंट इज ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ एओ और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। लेकिन अगर अप्पा के कारण हुआ, हमारे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के कारण हुआ है, तो अगर अप्पा एंटर हुआ, ये बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहले ऑर्डर आया एओ का या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, आपने एडजस्टमेंट किया प्राइमरी एडजस्टमेंट, तो जिस दिन ऑर्डर आया ऑर्डर से 90 दिन काउंट होंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ थोड़ा स्लो हो जाए। आपने एंटर किया अप्पा, आपने क्या एंटर किया? अप्पा। ये अप्पा एंटर हुआ बिफोर और ऑन द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर।
यहाँ पे ड्यू डेट के पहले ही ये क्या हुआ था, अप्पा एग्रीमेंट एंटर हो चुका था। रिटर्न ऑफ इनकम आपको 30 नवंबर तक फाइल करनी है क्योंकि टीपी आप पे एप्लीकेबल है 139 में। आपका 30 नवंबर से पहले अप्पा एंटर हो चुका है, 30 से पहले ही अप्पा एंटर हो चुका है। अगर ऐसा है तो इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द ड्यू डेट। इंटरेस्ट कब से लगेगा, फ्रॉम द ड्यू डेट। ठीक है, इंटरेस्ट कब से लगेगा आपको, इंटरेस्ट लगेगा आपको फ्रॉम ड्यू डेट। ड्यू डेट से इंटरेस्ट तो लगेगा, इंटरेस्ट आपको क्या लगेगा, ड्यू डेट से इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन रुको रुको, मैं आपको थोड़ा सा, दो चीज़ें मिक्स हो गई हैं। देखो, प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ, 90 दिन स्टार्ट होते हैं ऑर्डर से, इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ये वाला तो आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी एडजस्टमेंट ऑर्डर ऑफ द एओ या डबल ए से हुआ है, तो जिस दिन ऑर्डर आया वहाँ से 90 दिन चालू होते हैं और इंटरेस्ट भी उसी दिन से लगता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। सिमिलरली यहाँ पे जब अप्पा एग्रीमेंट एंटर करते हो, आरओआई की ड्यू डेट से पहले या ऑन द डेट ऑफ आरओआई 90 डेज स्टार्ट होंगे फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। 90 डेज रिटर्न फाइलिंग की डेट से स्टार्ट होंगे। आइडियली ड्यू डेट से स्टार्ट होने चाहिए, आइडियली 90 डेज शुड हैव स्टार्ट फ्रॉम द ड्यू डेट, बट यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से 90 डेज स्टार्ट होंगे अंडर 139 सबसेक्शन 1। ठीक है, और इंटरेस्ट कब से लगेगा, इंटरेस्ट ड्यू डेट से लगेगा। उल्टा प्रोसीजर समझ रहे हो, 90 डेज तो चलो उन्होंने कह दिया ना, उन्होंने एक तरह से ये भी बोल दिया चलो तुम्हारी इच्छा है ना, हम उन्होंने एक जगह ये समझो कि छूट दे दी कि ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट यहाँ पे कितनी है, 30 नवंबर ड्यू डेट है। ड्यू डेट से हम इंटरेस्ट लगाएंगे अगर 90 डेज में रिपेट्रिएशन नहीं हुआ, लेकिन 90 डेज काउंट करेंगे जब आपका रिटर्न फाइल हुआ उस डेट से। ठीक है, दूसरा केस, अब आपने ड्यू डेट के बाद एंटर किया है एग्रीमेंट में, तो एग्रीमेंट में अगर ड्यू डेट के बाद एंटर किया है तो कहाँ से स्टार्ट होंगे 90 डेज, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच अप्पा एंटर। ड्यू डेट के बाद हुआ है तो ड्यू डेट के बाद जिस मंथ में अप्पा एंटर हुआ उसका मंथ का एंड ऑफ द मंथ से स्टार्ट होगा 90 डेज, और इंटरेस्ट भी वहीं से लगेगा, एंड इंटरेस्ट भी वहीं से लगेगा। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, फिर आता है क्या, फिर आता है हमारे लिए ड्यू टू म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर है तो जब म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर एंटर किया था वहाँ से 90 डेज स्टार्ट होते हैं एंड इंटरेस्ट भी वहीं से लगता है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर से 90 डेज स्टार्ट होंगे कि जब एओ ने इफेक्ट दिया था म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर का। म्यूचुअल एग्रीमेंट किया दो कंट्रीज़ के साथ, जिस दिन एओ ने इफेक्ट दिया वहीं से 90 डेज स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग एमपीए बाय एओ गिविंग इफेक्ट अंडर दिस, आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर एंटर किया, जिस दिन एओ ने इफेक्ट दिया म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर का उस दिन से 90 डेज स्टार्ट होगा और वहीं से इंटरेस्ट भी स्टार्ट होगा। और इसके अलावा कोई भी रीज़न है, इसके अलावा सेफ हार्बर या कोई रीज़न है तो ड्यू डेट से 90 डेज स्टार्ट होंगे और इंटरेस्ट भी वहीं से स्टार्ट होगा। ड्यू डेट से 90 डेज स्टार्ट होते हैं, इंटरेस्ट भी वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझो। एओ या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से हुआ तो ऑर्डर की डेट से 90 डेज और इंटरेस्ट स्टार्ट होगा उसी डेट से। फिर आता है अप्पा। अप्पा ड्यू डेट से पहले या ऑन द ड्यू डेट एंटर हो गया है तो यहाँ पे जो आपका 90 डेज स्टार्ट होगा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से होगा और इंटरेस्ट ड्यू डेट से ही स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर ड्यू डेट एंटर करते हो तो एंड ऑफ द मंथ जिस दिन एंटर किया था अप्पा में वहाँ से 90 डेज स्टार्ट होंगे एंड यहाँ पे वहाँ से क्या होगा 90 डेज स्टार्ट होंगे और इंटरेस्ट भी उसी दिन एंड ऑफ द मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट में जब एओ इफेक्ट देगा म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर को 90 डेज वहीं से स्टार्ट होंगे, इंटरेस्ट वहीं से स्टार्ट होगा। इसके अलावा कोई रीज़न है तो ड्यू डेट रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139। ठीक है, अब सपोज करो ये कहानी कर रहे रिपेट्रिएशन चाहिए, रिपेट्रिएशन चाहिए, रिपेट्रिएशन चाहिए, नहीं हुआ भैया, नहीं कर पा रहे,
हमें समझ में आ रहा है हमारा एसोसिएट एंटरप्राइज हमें 90 डेज में पैसा नहीं देगा या फिर वो देगा ही नहीं। तो आप क्या करो, आपको एक ऑप्शन दिया है, आपको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन दिया है कि टैक्स पे कर दो 18% की रेट से, कंपलसरी 12% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कंपल्सरी 12% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड 18% जो इफेक्टिवली 22.9664 हो जाएगा, इस पे टैक्स पे कर दो। आपने जैसे ही टैक्स पे कर दिया उसके बाद आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब लोन मान लिया जाता था ना कि एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दिया है तो अब वो लोन नहीं माना जाएगा, अब आप पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हाँ, टैक्स पे करने से पहले जितने दिन ये रिपेट्रिएट नहीं हुआ है वहाँ तक इंटरेस्ट ज़रूर लगेगा, वहाँ तक इंटरेस्ट ज़रूर लगेगा। लेकिन हाँ, आपने अगर बोल दिया कि हम नहीं ला सकते, आपने टैक्स पे कर दिया, तो उस दिन के बाद आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन इसका कोई टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। इसका आपके पास कोई भी क्या अवेलेबल नहीं है, टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, ये इंक्रीज्ड इनकम का कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। This is all about APPA. This is all about APPA, and now I can say your transfer pricing chapter is over. क्या क्या कर लिया है हमने, मैं आपको बता रही थी, तो हमने क्या क्या कर लिया है अभी मैं आपको बता दूं। तो वी हैव डन विथ फर्स्ट, आपको अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग मिलेगा, आप प्लेलिस्ट चेक करो। यू विल गेट इक्वलाइजेशन लेवी, प्लेलिस्ट चेक करो। यू विल गेट DTAA, प्लेलिस्ट चेक करो। यू विल नाउ गेट ट्रांसफ़र प्राइसिंग, प्लेलिस्ट चेक करो। ठीक है, फिर अब फिफ्थ आ रहा है। फिफ्थ मेरे लिए मतलब जो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट में मैं आपको उस वीडियो के पहले ही एक वीडियो आपका जॉइंट मिलेगा आपको, जिसमें आपको बता दूंगी मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। आपको सारा के सारा वो एक तरह से लर्निंग लेक्चर है नॉन रेसिडेंट का, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड याद करना समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिफ्थ इज़ अ लर्निंग सेशन दैट स्टार्ट्स फॉर नॉन रेसिडेंट, जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे आपको उसी वीडियो के पहले मैं 10 मिनट लेके पूरा समझा दूंगी, तो उसे मस्ट देखना, उसके बाद ही लेक्चर चालू करना, स्किप करने की गलती नहीं करना। ओके, सो स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ और बहुत सारी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल रहो एंड बाकी चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं दो, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। जो सिचुएशन आएगी एग्ज़ाम ना हो तो ठीक है, ज़्यादा अच्छा यही होगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। वी कांट गेट जस्ट सेल्फिश कि हमने पढ़ा है तो एग्ज़ाम कैसे भी हो जाए, बट जैसा भी होगा वर्स्ट से बेस्ट निकालना हमारा काम होने वाला है। ठीक है, तो गेट रेडी, आज ही अपलोड होने वाले हैं आपके लिए लर्निंग लेक्चर फॉर नॉन रेसिडेंट, जिसमें रेसिडेंशियल स्टेटस से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो गेट रेडी, पॉजिटिव रहो, क्यूमुलेटिव रिविज़न करो, उसके बाद समरी नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो एंड क्लियर करना ही है। ओके, चलो बाय बाय।